वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। वो दोनों आज साथ ही इंटर हुए थे। आस-पास अनार और फूलों की बरसात में वो दोनों चलते हुए किसी रियासत के शहज़ादा और शहज़ादी से कम नहीं लग रहे थे। इन्हें साथ देखकर न जाने कितनी ही दुआएं हरीम बेगम और आयशा के दिल से निकली थीं। एक बार फिर हालात बहाल होने लगे थे। बेटा घर चलो, हरीम बेगम ने उम्मीद से कहा। लेकिन चौथी की रस्म तो कल की है ना, अभी हमारी बहू को एक दिन हमारे पास छोड़ दें। आयशा मुस्कुराकर बोली, जिस पर वो चाह कर भी मना नहीं कर सकी। माँ मैं कल आ जाऊँगी, उसने मोहब्बत से हरीम बेगम के हाथ चूमे। लेकिन चलो ठीक है शहरियार, इसके साथ ज़रूर आना बेटा। कल का दिन हम हमारे हमारे नाम कर दो। आबिद साहब के कहने पर उसने ताबेदारी से सर हिलाया, जबकि वो महज मुंह बसूर कर रह गई। रात 12 बजे के करीब वो लोग फंक्शन से वापस लौटे। उसे इग्नोर करके वो सीधा रूम की तरफ बढ़ गई। इसके नज़रअंदाज करने पर वो बुरा सा मुँह बनाकर हर रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ दुश्मन जहाँ पूरे हथियारों समेत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। इसने आज सिल्वर कामदानी मैक्सी पहनी हुई थी, गला जिसका बेगला इसकी सफ़ेद गर्दन को मज़ीद वाज़ेह कर रहा था। बालों को उसने जूड़े की शक्ल में कैद किए हुआ था। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया और ऑफिस से वो आज़िल के साथ वापस आई थी, और आते ही वो रहल के साथ पॉलर चली गई थी। हॉल में भी वो उसे चोरी चोरी देख रहा था, लेकिन तफसीली जायज़ा उसने अब लिया था। कड़े उतार कर जैसे ही उसने शीशे में देखा था, इसका दिल डूब कर उभरा। उसके आन पीछे खड़ा उस पर ही नज़रें मरकूज किए हुए था। इसे नज़रअंदाज करके वो नेकलेस उतारने लगी, जब शहरियार ने इसे हाथ गर्दन पर जाने से पहले इसके नेकलेस पर जमाए। इसकी हरकत पर उसने सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसका नेकलेस उतार कर उसे थमा गया। हटो पीछे, क्यों जिन की तरह मेरे पीछे खड़े हो गए हो? वो खुद को मजबूत जाहिर की, बोली, क्यों, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? उसने उसने पीछे से उसे सार में लेकर कहा। इसकी हरकत पर उसने ज़ोर से उसके हाथ झड़के। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, शहरियार ने इसके दोनों अतराफ में बाजू टिकाकर उसका रास्ता बंद किया था। हटो, क्या कर रहे हो? मुझे ज़िच मत करो, मैं थकी हुई हूँ। इसके तेवर कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए नरमी से बोली, ना हटूँ तो? वो कुमार आलूद लहजे में कहता। इस पर झुका सा था कि जहल ने हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे किया। इसका असर लिए बगैर वो उसे कमर से जकड़कर उसे करीब कर गया। मोहब्बत में दिल टूटना कैसा होता है, ये तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। उसके कान के करीब सरगोशी करता बोला, तुम कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे मुंह से ये मोहब्बत लफ्ज़ सुनकर भी मुझे हंसी आ रही है। वो उसके करीब ने खुजल सी होकर घबराई। वक्त आने दो, फिर सब पता लग जाएगा बेबी गर्ल। अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता। शरारत से कहकर वो उसके कान की लौ पर झुका। सहल ने एक झटके से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। इसके अचानक हमले पर वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ, जिसका फ़ायदा उठाकर वो तेज़ी से उसकी गिरफ्त से निकल गई। अपनी इस हरकत पर वो उसके गुस्से को हवा दे गई थी। एक ही जज़्बे ने उसे पकड़कर बेड के करीब लाया था। मैं जितनी तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करता हूँ, जितना तुम्हें ये सोच कर छोड़ता हूँ कि नादान है, समझ जाएगी, तुम इतना ही मेरे सर पर चढ़ती जा रही। वो धाड़ा कि इसके धाड़ पर दहल दहल कर रह गई। दूर हटो, इसने बामुश्किल आंसू पर बंद बांध कर इसकी तरफ देखा। मैं हटूँ? मैं पीछे शौहर हूँ तुम्हारा, हक है तुम पर मेरा। अपनी ढिठाई से वो एक लम्हे में उसे जुनूनी कॉल में ले आई थी। मैं नहीं मानती तुम्हें अपना शौहर, दूर रहो मुझसे। इसकी वजूद पर झुका देख वो बुरी तरह चिल्लाई थी, जहल 1 मिनट से पहले पहले अपनी बदतमीज़ी बंद करो, वरना मैं इतना बुरा पेश आऊँगा कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। दूर रहो मुझसे शहरियान शाह। ये मोहब्बत है तुम्हारी, इसे मोहब्बत कहते हो तुम? अपनी हवस को तुम मोहब्बत का नाम देते हो? इसके अल्फाज पर उसने बेयकीनी से उसे देखा। इसकी नज़रों में इसे अपने लिए सिर्फ नफरत ही नज़र आई थी। तुम मेरी जहल नहीं हो, तुम मेरी जहल हो ही नहीं सकती। मेरी मोहब्बत पर कैसे शक कर सकती हो तुम? इसने बेयकीनी से इसका चेहरा हाथों में थाम कर कहा। मर गई वो जहल जो तुम्हारे हवस को मोहब्बत समझती थी। इसके जहर फंद होने पर वो गुस्से से सुर्ख होता इंग्लिश में कोई गाली मुंह से निकाल कर उसने ज़ोर से बेड पर मुक्का मारा। कुछ देर दूर खड़े होकर उसे देखता रहा, फिर लंबे लंबे डग भरे वो कमरे से में बनी बालकनी में चला गया। इसके जाते ही उसने अपने गुस्से में कहे अल्फाजों पर अफसोस हुआ। उसने आज से पहले कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से फ्रेश सी सादा सा कुर्ता पहनकर बाहर आई। जब भी वो कमरे में नहीं आया था, बाहर बालकनी से उसे धुआं उठता नजर आया। इसने झांक कर देखा, जहाँ वो बेसुध सा पड़ा आंखों से सिगरेट की कश लगा रहा था। इसकी ऐश ट्रे सिगरेट से भरी पड़ी थी। इसकी नज़र अब इसके हाथ पर गई, जहाँ से खून रस रहा था। इसके दिल में एक टीस सी उठी थी, लेकिन अब वो महज पछतावे की कुछ नहीं कर सकती थी।
इंसान भी कितना अनोखा होता है। पहले गुस्से में हर वो लफ्ज़ कह देता है जिससे सामने वाला टूट जाए, फिर गुस्सा ख़त्म होने पर इसे सामने वाले की हालत पर अफसोस होता है। काश कि इंसान बोलने से पहले ही काश कि इंसान बोलने से पहले ही तोलना शुरू कर दे, तो ना वो खुद अफसोस में रहे, ना ही दूसरा तकलीफ़ में। न जाने ज़हल को ये पछतावा कब तक रहना था। न जाने इसका अगला कदम शहरियार के दिल पर मरहम रखने वाला था या मज़ीद तोड़ने वाला था। रात के न जाने कौन से पहर इसकी आँख खुली, इसके बारे में सोचते सोचते कब सोई थी इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। कमरे में नज़र दौड़ाने पर पता लगा वो अब भी रूम में नहीं आया। कुछ सोचकर वो कमरे से अटैच बालकनी में आई। वो वहीं सोफे पर आंखें मूंदे पड़ा था। इसके साथ ही सिगरेट से भरे ऐश ट्रे थी। साथ ही कुछ फासले पर इसकी वाइन रखी थी। शायद अब वो नशे की वजह से सो गया था। एक सरदा भर कर उसने इस मगरूर शहजादे को देखा। शहरियान शाह, कोई एक बुराई बता दो मुझे जो तुम में मौजूद ना हो, गुस्से से कहकर वो कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर इसके सामने बैठी। इसका खून आलूद हाथ थाम गई। जख्म देकर भी जो खुद मरहम रखे इसे ही महबूब कहते हैं। खामोशी में उसकी खुमार आलूद आवाज़ सुनकर एक लम्हे को ज़हल का सांस अटक गया, मगर इसकी बड़बड़ाहट और भारी आवाज़ से वो जान चुकी थी शहरियान पूरी तरह होश में नहीं है। तुम्हें दर्द होता है? उसने तंजी अंदाज में पूछा। जो तुम दो तो हाँ होता है। इसके जुमले पर जहल का जख्म पर पट्टी बांधता हाथ रुका। इसने नज़र उठाकर देखा। वो अनुज आंखें मूंदे हुए था। कभी तुम्हारी इन्हीं बातों ने दिल जीता था मेरा। कभी मैं इतनी पागल भी थी कि तुम्हारी इन बातों में आ जाती थी। तुम्हें दर्द नहीं होता शहरियार शाह, तुम्हें किसी चीज़ से दर्द नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम थप्पड़ होना चाहते हुए भी रो दी थी। उसे तकलीफ़ हुई थी। ये शख्स कभी जान हुआ करता था इसकी, और आज उसके पास होते हुए भी कितना अनजान है। बातें ही तो नहीं करनी आती मुझे ज़ैल शाह, तुम्हारे इस मास की तरह। तुम नशे में भी उसे भूले नहीं हो ना? कितने ढीठ हो तुम शहरियान। छोड़ दो उसका पीछा। उसने अफसोस से सर झटका। अब कि इसका जवाब नहीं आया था। चलो बंदर चलो। इसके जख्म पर पट्टी करके वो उठकर इससे मुखातिब हुई। मुझे नहीं आना। इसकी बड़बड़ाहट। उसने आंखें छोटी करके उसे देखा। मतलब वो नींद में भी अपनी ज़िद नहीं भूला था। ज़िद्दी था ये तो वो शुरू से जानती थी, लेकिन देख आज रही थी। उठो शहरियान, यहाँ ठंड है बहुत। इसे सहारा देकर उठाती वो उकता कर बोली। तुम्हें तो बहुत फिक्र है ना, जैसे मेरी बेबी गर्ल। इसके अल्फाज पर वो आह भर के पीछे हुई। चल रहे हो? नहीं, दो टोक जवाब आया। इससे ज़िद करते करते तो उसे रात गुजर जानी थी। कौन कह सकता था ये वही खड़ूस शहरियान शाह था जो इस वक्त इसे किसी ज़िद्दी बच्चे से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर तक उसकी तरफ से कोई हरकत न देख कर उसने देखा तो वह पूरी तरह होश से बेगाना सोफे पर आधा लटके हुए पड़ा था। गहरा सांस भरकर वह बमुश्किल इसका हाथ कंधे पर डाले उसे थाम कर बेड तक लाई। इस पर कंफर्टर डालकर वो अब अपनी साइड पर आकर लेट गई। तुम्हें फिक्र हो रही थी इसकी? इसके दिल से कहीं आवाज़ गूंजी। नहीं, मैंने तो बस इंसानियत की खातिर इसकी चोट पर मरहम रखा। फिर तुम इसे अंदर लाने को क्यों तुल गई थी? एक और सवाल दिल की गहराइयों से आया। क्योंकि फ़िलहाल मैं इसे बीमार नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे अपने दुश्मन को खुद से मुकाबला करते वक्त सही सलामत चाहिए होते हैं। इसने जवाब कम खुद को यकीन ज़्यादा दिलाया था। एक नज़र इस पर डालकर वो भी कंफर्टर सिर तक उड़ गई। फ़ोन पर आती मुसलसल कॉल से वो बमुश्किल आंखें खोल सका। ग्लास हॉल से आती रोशनी के बावजूद वो आज जाग नहीं पा रहा था। शायद रात को ज़्यादा पी लेने का असर था। सर को थाम कर वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा। जहाँ तक उसे याद था वो रात सोफे पर ही ढह गया था, तो यहाँ बेइख्तियार उसने नज़र कमरे में दौड़ाई, मगर वो कहीं नहीं थी। एक बार फिर मोबाइल चीखा था। शफान का नंबर देखकर उसने कॉल अटेंड की। कहाँ हो? घर, अभी सोकर उठा हूँ। पेशानी मसलते हुए बोला। आज इतवार था, उनका ऑफ था। अच्छा, फ्री होकर शाम में चक्कर लगाना। मलिक के और इंस्पेक्टर के हवाले से कुछ डिस्कस करना है। शिफान के कहने पर उसका माथा ठनका। सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे करनी है। सब तुम्हारे हिसाब से ही हो रहा है, और जो नहीं हो रहा इसे हम डिस्कस करके बना लेंगे। आपके वो से मुतमईन करने को बोला, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई थी। ओके। कॉल कट करके वो सीधा वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही देर में वो फ्रेश सा काले कुर्ते पजामे में बाहर आया। सलीके से अपनी कानों तक आते बालों को जेल से सेट करके वो नीचे की तरफ बढ़ गया। आज उसकी आंख जल्दी खुली थी। फ्रेश होने के बाद वो काफ़ी लम्हे कमरे में बैठकर बोर होती रही। इससे बहस करने वाला जो सोया हुआ था। फिर कुछ सोचते हुए वो नीचे आई, जहाँ इसे बहुत चहल पहल नजर आई। वो वेलवेट का सादा सा ब्लैक और कॉपर कलर का सूट पहनकर फ्रेश सी किचन में आई थी, जहाँ आयशा बेगम नाश्ता तैयार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी मौजूदगी से खुशगवार हैरत में मुब्तला हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरा बच्चा, क्या लोगी बताओ? मैम, मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। उनके अंदाज पर जहन ने से मुस्कुरा कर जवाब दिया। नहीं, तुम बैठो। रामिद तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाएगा। अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो। ये क्या बात हुई? देखिए आंटी, ये बहुत गलत बात है। वो एकदम ही संजीदा हुई। इस पर आयशा ने फिक्रमंदी से उसे देखा। क्या हुआ बच्चे? ये अगर आप इतना मोहब्बत और प्यार से रहेंगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। आप मेरी रिवायती सास बने ताकि मैं भी लड़ूं करूं। इसके अंदाज पर आयशा का कहकहा गूंजा। मैं डर ही गई थी, ना जाने क्या बात हो गई। फिक्र ना करो, तुम्हारी रिवायती सास भी अम्मा बन जाएंगी, वो कुछ सोचते हुए बोली। नहीं, इनसे मज़ा नहीं आएगा। मतलब लाइफ में ज़रा मसाला सा रहे ना। इसकी भी तो तुम फिक्र ना करो। वो एक अदद बेटा दिया है ना मैंने तुम्हें। अपना जितना ज़िद्दी मेरा बेटा मेरा है ना, वो बिल्कुल भी तुम्हें बोर नहीं होने देगा। इसके जिक्र पर जहल की मुस्कुराहट सिमटी, जो कि आयशा ने बखूबी महसूस की थी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों भी नाराज़ हो एक दूसरे से, और बनता भी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना जहल। शादी के बाद ना एक अच्छी बीवी ही एक अच्छी औरत होती है। अगर तुम उसे प्यार से डील करोगी ना, वो बहुत अच्छे से रहेगा। उसने अपनों का प्यार और मोहब्बत बहुत कम देखी है। इनफैक्ट इस बदनसीब को तुम माँ का साथ भी इतने सालों बाद मिला है। अब मैं इसे अपनी मोहब्बत चीख चीख कर भी बताऊँ तो वो यकीन नहीं करेगा। वो अफसोस से न माँ के लिए बोली। इससे पहले जहल कोई जवाब देती, खाला की आवाज़ गूंजी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी आवाज़ पर उसने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा। वो सीढ़ियाँ उतर कर आ रहा था कि इसे ब्लैक शलवार में कमीज़ शलवार में देखकर इसकी खाला, इसके कुछ कज़न्स और ज़ैल हैरान रह गए। वो बहुत कम ही शलवार कमीज़ में नज़र आता था, मगर जब भी पहनता था इससे नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता। अभी वो काले सूट पर क्रीम कलर की शॉल लेकर बहुत अजीब लग रहा था। ये शायद पहली बार था जब ज़हल ने इसे काले सूट में देखा था। इसकी सफ़ेद रंगत पर ब्लैक मज़ीद जच रहा था। इससे नज़रें हटाकर वो जैसे ही पलटी, इसकी नज़र एक लड़की पर गई। वो मबहूत ज़दा सी शहरियान को देख रही थी। अजीब सी जलन उसे महसूस हुई। जाओ बेटा, तुम डाइनिंग पर जाकर बैठो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। और हाँ, ये कॉफ़ी शहरियान को भी दे देना। इसे सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। आयशा की आवाज़ पर वो इस लड़की से नज़र हटाकर कॉफ़ी का कप इनसे लेती बाहर आई, जहाँ वो मोबाइल में बिजी सरबराही कुर्सी पर बैठा था। उसे जाकर कॉफ़ी उसके सामने रखी। वो उस मोबाइल में मसरूफ़ रहा जैसे इसके आने की उसे खबर ही ना हुई हो। नाश्ता करते वक्त वो आज भी अम्मा के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठी, जो कि शहरियान के बराबर वाली थी। आज कोई काम है बेटा, या फिर पूरे दिन फ्री? नहीं, बस अब निकलूंगा, कुछ काम है मुझे, खाला की आवाज़ पर उस सपाट अंदाज में बोला। लेकिन आज तो तुमने जहल के साथ सैयद हाउस जाना है ना? आयशा बेगम ने ताज्जुब से उसे देखा। नहीं, मुझे कुछ काम है, ये खुद चली जाएगी। नहीं बेटा, ये रस्म है, इसे तुम ही लेकर जाओगे। आयशा ने इसे टोका, जबकि जानती थी कि इनके टोकने से इसे कोई असर नहीं होगा। वो तो इनका जवाब देना पसंद नहीं करता। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ। नाश्ते के बाद वो रूखे अंदाज में कहकर बाहर निकल गए। कि इसे इस अंदाज पर सबने चौंक कर जहल को देखा, सिवाय भी अम्मा के, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। ये क्या तरीका है? कम से कम लोगों के सामने तो सही रिएक्ट किया करो। सब अजीब अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। गाड़ी में बैठते ही वो इस पर गुर्राई के मामूल के बरक्स में चुप होकर गाड़ी स्टार्ट कर गया। पूरे रास्ते वो खामोश रहा, जिससे वो बेचैन हो गई। वो कहाँ इसकी चुप की आदि थी। गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकी। इधर आओ ज़रा, उसने सामने से एक बच्चे को पुकारा, जिस पर वो भागा हुआ गाड़ी के करीब आया। जी बाजी, उसने हाथ में पकड़े गजरे देखना शुरू किए। ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम सिगरेट क्यों पी रहे थे? ये उम्र है तुम्हारी? इसकी बात पर शहरियान ने कनखियों से उसे देखा। वो बाजी कोई बहाना नहीं, 10-11 साल के हो तुम और ये सिगरेट पीते हो? पता नहीं हमारी आजकल यूथ को क्या हो गया है। ये सिगरेट पीने से इन्हें लगता है ये अमीर बन गए हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि जाहिलों का काम है ये, समझे? बज़ाहिर वो सुना उस बच्चे को रही थी, लेकिन असल मकसद अपने साथ बैठे उस मगरूर इंसान को सुनाने का था, जो जानबूझकर भी अनजान बन रहा था। ये लो अब, और अब इससे कुछ अच्छा खाना, ना कि सिगरेट। इसे कुछ नोट देकर वो शीशा ऊपर कर गई। पेट्रोल भरने के बाद वो भी खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर गया। कुछ ही देर में वो सैयद हाउस के सामने थे। तुम नहीं आओगे? अपनी अना को मार कर वो गाड़ी से उतरती। एक बार फिर से इससे मुखातिब हुई कि इसकी बात नज़रअंदाज करके वो जवाब दिए बगैर गाड़ी जन से भगा गया। इसकी इस हरकत पर जहल पैर पटक कर अंदर की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। इसे देखते ही रहल खुशी से भागते हुए इससे तक आती गले लग गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया छोटी, अगर याद आई तो कॉल तक तो की नहीं। इसने खफगी से उसे देखा। मुझे लगा तुम शहरियान भाई के साथ बिजी होंगी। इसने आंख दबाकर इसे छेड़ा। इससे मिलने के बाद वो हरीम बेगम के रूम में गई, जहाँ रहल की मॉम वो दोनों बैठे बातों में मसरूफ थे। इसे देखते ही वो दोनों मोहब्बत से मिली। शहरियार नहीं आया? कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद हरीम बेगम ने उसे पूछा। नहीं, वो बिजी था। था? था नहीं थे। शौहर का नाम इज्जत से लेते हैं चंदा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं तुम्हारी चाची। आइंदा आपसे बात करना चाची के कहने पर। हरीम बेगम ने भी ताकीद की, जिस पर वो सर को कम दे गई। आज तो संडे है ना, फिर कहाँ बिजी है?
وہ موم ان کی ایک میٹنگ تھی، انہیں تسلی دینے کے بعد وہ خود سوچ میں پڑ گئی تھی، آخر اس کی مصروفیت کی وجہ تھی کیا؟ اگر کوئی میٹنگ ہوتی تو اسے بھی ضرور معلوم ہوتی، انجانے میں ہی صحیح، مگر اس کی سوچ بار بار اس پر جا کر اٹک رہی تھی۔